सुरेश नाम का एक बड़ा ही लालची किस्म का इंसान था, जो पैसों के लालच में आकर कुछ भी कर सकता था। वो अपने चारों दोस्तों के साथ मिलकर अलग अलग गांव में जाकर लोगों को ठगने का काम करता था। कभी कपड़े बेचने के बहाने, तो कभी मिक्सर और गैस रिपेयर करने के हेतु लोगों के घरों में घुसते और उन्हें ठगने का काम करते थे। वो चारों ऐसे करते करते एक दिन रामपुर नाम के गाँव में जाते हैं, जिस गाँव में बहुत ही अमीर लोग रहते थे। सभी खेती करते, लेकिन फिर भी उस गांव में बहुत अमीर लोग थे। उस गांव में सुरेश और उसके दोस्त गैस, फ्रिज ये सब रिपेयर करने के बहाने गांव में आए हुए थे और यही लोगों को बताते हैं। एक दिन गांव का एक इंसान, अरे भाई, कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस गांव के तो नहीं नजर आते। अरे हाँ चाचा जी, हम फ्रिज, एसी, गैस, मिक्सर ये सब सुधारने का काम करते हैं। अब क्या करें चाचा जी, ये पापी पेट जो है भरना तो पड़ेगा ना। तो ऐसे ही गांव गांव जाकर काम करते हैं हम लोग। कहाँ के हो तुम? हम यही सीतापुर गांव के हैं चाचा जी। हम मिलकर ये सब काम करते हैं और एक दूसरे में पैसे बांट लेते हैं। चाचा जी, कोई काम हो तो जरूर बताइएगा, हमें काम की बहुत जरूरत है। ये मेरा दोस्त है ना रोहन, इसकी माँ अस्पताल में है। हमें पैसों की बहुत जरूरत है। काम करेंगे तो ही पैसे मिलेंगे ना हमें। चलो चलो, अच्छी बात है। अगर काम रहा तो तुम्हें जरूर बताऊंगा। अब धीरे धीरे कर गांव में ये बात फैल जाती है कि एसी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक की सभी चीजें सुधारने वाले लोग गांव में आ चुके हैं। तो जिनकी भी कुछ चीजें खराब हुई थी, उन लोगों ने सुरेश और उसके दोस्तों को घर बुलाया और अपनी पुरानी चीजें अच्छी करनी चाहिए। शुरू में 5-6 दिन उन्होंने लोगों के घर में बड़े ही मन लगाकर काम किया, ताकि लोगों को उन पर विश्वास हो सके। अब एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। गांव के सबसे अमीर इंसान, जिसका नाम था मोहन, उसके घर में सुरेश और उसके दोस्तों को बुलाया गया। अब सुरेश और उसके दोस्तों ने मोहन के घर में चोरी करने की बड़े अच्छे से प्लानिंग बनाई। अब सुरेश अपने दोस्तों से, देखो दोस्तों, हम 6 दिनों से इसी दिन की राह देख रहे थे। हमें ये तो पता है कि मोहन के घर में सिर्फ दोपहर के समय ही कोई नहीं होता, सिर्फ उसकी पत्नी वीरा के अलावा। हमें उसी वक्त का फायदा उठाकर मोहन के घर जाना होगा। हाँ सुरेश, तूने बिल्कुल सही कहा है। इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी पता कर लिया है कि मोहन पैसे कहाँ रखता है। जिस दिन मैं सुमन मौसी के साथ वहाँ गया था, उसी दिन मोहन ने 100 के 3 बंडल लाकर अपने अलमारी में रखे थे और मैंने वो चुपचाप खिड़की से देख लिया था। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया काम किया है तुमने। अब उससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब चारों दोस्त मिलकर मोहन के घर जाते हैं। वहाँ जाते ही अपना काम शुरू करते हैं। सुरेश का दोस्त वीरा से, भाभी जी, क्या हमें थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ जरूर भाई साहब, अभी लाती हूँ। जैसे ही वीरा किचन में जाती है, तो सुरेश अपनी बाइक से बेहोश करने वाली दवा बाहर निकालता है और उसे एक हाथ रुमाल पर डालकर साइड में रख देता है। जैसे ही वीरा पानी लेकर आती है, सुरेश और उसके दोस्त अपना नाटक शुरू कर देते हैं। अरे सुरेश, जरा देखो तो, मैंने कल रामजी चाचा के यहाँ से ये अत्तर खरीदा था। मुझे तो इसकी खुशबू बहुत ज्यादा पसंद आई। देखो, तुम भी तो देखो। सुरेश झूठ मूठ का सूंघने का नाटक करता है, साथ ही सभी दोस्त भी सूंघने का नाटक करते हैं, जिसे देख वीरा को भी लगता है कि एक बार वो भी उस स्मेल को सूंघ ले। तो वीरा उन चारों से, अरे भाई, हमें भी तो सूंघाओ, आखिर हम भी तो देखे रामजी चाचा कौन सा अत्तर लेकर आए हैं। अब जैसे ही वीरा उस रुमाल को सूंघती है, तो वो बेहोश हो जाती है। अब चारों दोस्त मिलकर पूरे घर को साफ कर लेते हैं और गांव में किसी को ये बात पता चले, उसके पहले ही गांव छोड़कर दूर कहीं भाग जाते हैं। अब मोहन घर आता है, तो वीरा जोर जोर से रो रही थी। ये देख मोहन, वीरा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और ये सब क्या है? वीरा रोते रोते मोहन को सारी बात बताती है। अब इस बात को लेकर गांव में बहुत ज्यादा बवाल हो जाता है। गांव में पुलिस आती है, पुलिस कंप्लेन करवाई जाती है, पूछताछ की जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि सुरेश और उसके दोस्तों के नाम पर कई सारे केसेस दर्ज की गई है। पुलिस भी उनकी खोज कर रही है। दूसरी ओर सुरेश अपने दोस्तों से, अरे दोस्तों, इस बार हमें बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है।
तुम्हें पता है मोहन के घर में खूब सारी चीजें मिली है हमें। अब जिसके सहारे हमें कई सालों तक किसी को ठगने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, हमें कहीं पर चोरी भी करने की जरूरत नहीं। अरे नहीं सुरेश, जब हम यहाँ आए थे तब तुमने देखा नहीं शायद। यही पास के मामरागढ़ गांव में राधेश्याम नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता है जो हीरो का व्यापार करता है। अगर सोचो हमें वो हीरे मिल जाए तो हम जिंदगी भर आराम से रह पाएंगे और कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसा लेंगे भाई। क्या? हीरो का? फिर तो हमें वहाँ चोरी नहीं, डाका डालना चाहिए, डाका। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने भाई। हमें वहाँ बहुत सारे हीरे मिल सकते हैं। हमें तो वहाँ डाका ही डालना चाहिए। सुरेश और उसके दोस्त ये सारी बातें कर मामरागढ़ में अलग अलग होकर राधेश्याम की जानकारी हासिल करने लगे। लेकिन राधेश्याम की एक मीरा नाम की बहू थी जो बहुत ही होशियार थी, जिसकी नजर बहुत ही चालाक थी, जिसे गांव की हर एक बात की खबर थी। इतना ही नहीं, वो गांव में हर एक इंसान की मदद करती, हर कोई उसकी इज्जत करता। एक दिन गांव का एक आदमी मीरा के पास आता है और उसे सुरेश और उसके 3 दोस्तों की जानकारी देते हैं। दिन बीत रहे थे। एक दिन जब घर में सिर्फ मीरा थी, तभी सुरेश और उसके दोस्त कपड़े बेचने के बहाने से राधेश्याम जी के घर में आते हैं और वो मीरा से, अरे दीदी, जरा देखो तो हमारे पास कितनी तरह की साड़ियाँ है, कई तरह के कपड़े हैं। आप खरीदना चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हमें कोई कपड़े वपड़े नहीं चाहिए। हम ऐसे रास्ते पर आने वाले लोगों से कपड़े नहीं खरीदते। ऐसा कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिनों तक हर रोज सुरेश और उसके दोस्त कोई कपड़े लेकर, कोई मिक्सर गैस रिपेयर करने के हेतु, कोई सब्जी वाला तो कोई फल वाला बनकर राधेश्याम जी के घर में आने की कोशिश करने लगे। ये सारी घटनाएं देख मीरा को यह बात समझ में आ चुकी थी कि ये वही टोली है जो लोगों को ठगने का काम कर रही है। एक दिन उसने अपने घर में ही जाल बनाया जिसमें सुरेश और उसके दोस्त फंस जाए। वो पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करती है और अपने घर में छुपने के लिए कहती है। दूसरे दिन सुरेश और उसके दोस्त सब्जी, फल, कपड़े और सामान ठीक करने वाले के रूप में घूमने लगते हैं। तो मीरा, ओ सब्जी और फल वाले भैया, जरा दिखाना तो। आज बहुत ही ताजी ताजी सब्जियां दिखाई दे रही है आपके पास। सब्जी और घर में फल भी नहीं है, तो आज आपसे ही खरीद लेती हूँ। तभी हमेशा की तरह सुरेश मीरा से, अरे दीदी, जरा कुछ कपड़े भी खरीद दो ना, मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है बाबा, ठीक है, आज दिखाई दो आप मुझे। वैसे भी आज मुझे कोई काम भी नहीं है, तो चलो देख ही लेती हूँ। मीरा बोल ही रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। मिक्सर ग्राइंडर, एसी फैन, गैस रिपेयर करवा लो। भाई जी, भैया जी, किसी को मिक्सर गैस रिपेयर करवाना है? उस आवाज को सुन मीरा, अरे भैया आप कपड़े बाद में दिखा देना। अरे ओ सब्जी वाले भैया, आप जरा रुकिए, मैं अभी आपके पैसे लेकर आती हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मुझे गैस अच्छा करवाना है। जैसे ही मीरा घर के अंदर जाती है तो सुरेश और उसके दोस्त घर के अंदर घुस जाते हैं और मीरा को पकड़कर बांधने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी पुलिस वाले सामने आकर उन चारों को पकड़ लेते हैं, अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में लोगों को ठगकर पैसा कमाने से अच्छा है हम सूखी रोटी ही खाएं, लेकिन जो मेहनत की हो, आज नहीं तो कल हमारी चोरी पकड़ी ही जाती है। रामपुर नाम के गांव में राकेश अपनी पत्नी मीरा और अपने माता पिता के साथ रहता था। वो अपने पत्नी के साथ मिलकर खेती करता था। राकेश थोड़ा सा कम दिमाग था, लेकिन मीरा बहुत ही होशियार थी। मीरा के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, तो उसकी चाची ने उसकी शादी राकेश से करवाई। मीरा बड़ी होशियार थी। वो हमेशा अपने पति को कुछ न कुछ अच्छी बातें बताती और साथ ही पैसों को किस तरह कमाना है ये भी बताती। एक दिन मीरा अपने पति से, सुनिए जी, वो मैं कह रही थी क्यों ना हम 2 गाय खरीद ले। राकेश मीरा जो कहे वैसे ही करता था, तो वो मीरा से, ठीक है, खरीद लेंगे, लेकिन पैसों का हिसाब तुम ही रखना। अजी बाबूजी है ना, तो वही देख लेंगे। अब राकेश और मीरा गाय खरीद लेते हैं और खेती के साथ साथ अब वो गाय का दूध बेचकर भी पैसे कमाने लगे। धीरे धीरे मीरा ने पोल्ट्री फार्म शुरू करने का सोचा। वो अपने ससुर से,
ससुर जी, मैं चाहती हूँ कि क्यों ना हम पोल्ट्री फार्म शुरू करें। देखो मीरा, तुम जानती हो कि राकेश कैसा है। उसे तो ठीक से हिसाब भी नहीं आता। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन हम भी तो बीमार रहते हैं, तो सारी जिम्मेदारियां तुम्हें ही लेनी होंगी। पिताजी, मैं जानती हूँ, लेकिन हमें जिंदगी में बढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। अब मीरा धीरे धीरे करके कुछ मुर्गियाँ लेती है। अब दूध के साथ अंडे भी बेचने लगी। राकेश के खेत के पास ही अमर नाम का एक इंसान रहता था, जो बड़ा ही आलसी किस्म का इंसान था। साथ ही खाने का बड़ा ही शौकीन था। उसे हमेशा दूसरों से पैसे उधार लेकर या फिर गांव में कहीं शादी हो, वहां जाकर खाना खाने में बड़ा मजा आता था। उसे बुलाया हो या ना हो, वो हमेशा किसी भी पार्टी में चला जाता था। अब लोगों ने उसे बात करना ही बंद कर दिया था, पर फिर भी वो लोगों से बातें करने की कोशिश करता, और अगर कोई मिले ही ना तो वो राकेश से बातें करता रहता। एक दिन उसके मन में आया, अरे, राकेश को तो बढ़िया बीवी मिली है भाई। वो मेहनत करती है और राकेश मजे से खाता है। काश मुझे भी ऐसी कोई लॉटरी हाथ लग जाए कि पैसे भी मिले और खाने में भी बढ़िया चीजें मिले। दिन बीत रहे थे। वो हर रोज चुप चुप के अपने खेत से राकेश के खेत में देखता रहता। बहुत दिन बीत चुके थे। अब अमर मन ही मन, अरे यार, बहुत दिन बीत चुके हैं, कुछ खाने को ही नहीं मिला। कुछ तो करना ही होगा। अमर को कुछ अलग खाने का मन कर रहा था। तभी राकेश अपने मुर्गियों को उठाकर टोकरी के नीचे रख रहा था। मुर्गियों को देखकर उसके मन में लालच पैदा हो गया और साथ ही उसके मुंह में पानी भी आ गया था। वो मन ही मन, अरे वाह वाह, क्या बात है। इतने दिन बीत गए, मेरा तो यह ध्यान ही नहीं गया। इतना अच्छा खासा खाना मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन इसे अपने पास कैसे लाऊं? अब वो राकेश को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लाने की कोशिश करता है, लेकिन राकेश उसकी बातें सुन अपना काम खत्म कर वहाँ से चला जाता है। अब 2-3 दिन बीत जाते हैं। मीरा अपने चाचा चाची से मिलने के लिए उनके घर चली जाती है। ये देख अमर सोचता है, आहा, क्या बढ़िया मौका हाथ लगा है मेरे। मीरा अब तो अपने मायके जा पहुंची होगी। आज रात को ही अब मैं एक मुर्गी उठा लाता हूँ। अब अमर रात होने का इंतजार करने लगा। शाम के वक्त राकेश ने अपनी सारी मुर्गियां टोकरी के अंदर रख दी। ये सब कुछ अमर अपने खेत से छिपकर देख रहा था। रात होते ही जैसे ही राकेश और उसके माता पिता सोने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं, तो अमर धीरे से आकर एक मुर्गी चुरा कर भाग जाता है और उस मुर्गी को पकाकर खा लेता है। वो पकी हुई मुर्गी खाते खाते, वाह वाह वाह, बड़ी लाजवाब है ये मुर्गी। कितने दिनों बाद स्वाद आ गया। वाह, एकदम बढ़िया। मुझ पर किसी को शक ना हो, इसलिए 2-3 दिन में एक बार ही मुर्गी उठानी पड़ेगी। राकेश के पास इतनी मुर्गियां हैं, एक हाथ गायब हो जाए तो उसे क्या पता चलेगा। अब 2 दिन बीत चुके थे। मीरा भी अपने मायके से वापस आ चुकी थी। आते ही उसने मुर्गियां देख राकेश से, राकेश जी, इन मुर्गियों में एक मुर्गी कम है। अरे हाँ, मैं सोच रहा था शायद मेरी गिनती गलत हो गई होगी, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अब रात होते ही अमर धीरे से आकर एक और मुर्गी चुरा लेता है। दूसरे दिन सुबह जब मीरा मुर्गियों को बाहर निकालने जाती है, तो उसे एक और मुर्गी कम दिखाई देती है। वो उस मुर्गी को यहाँ वहाँ देखने लगती है। तभी मीरा को अमर उसके खेत में झांकते हुए दिखाई देता है। अब वो अपने पति राकेश से, राकेश जी, जरा यहाँ तो आइए। राकेश मीरा के पास जाते ही मीरा जरा ऊंची आवाज में राकेश से, अजी देखिए तो, आज फिर से हमारी एक मुर्गी कम है। अपने आप कैसे हो सकता है ये सब? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे मीरा? मीरा कुछ सोचने लगती है। अब वो एक नाटक रचाती है, जिसमें वो राकेश और उसके सास ससुर को भी शामिल कर लेती है। वो घर में जाकर धीरे आवाज में सबसे, देखिए, आज फिर से हमारी एक और मुर्गी गायब हुई है। हो सकता है कि कल और भी मुर्गियां गायब हो। हमें उस चोर को ढूंढना ही होगा। सारी घटनाओं को देख उसे लग रहा था कि चोरी अमर ने ही की होगी, क्योंकि जब भी अमर को कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता था, तो वो ऐसे ही चोरी करके खाता था। साथ ही मीरा को राकेश से ये बात भी पता थी कि अमर जब भी कुछ हेवी खाता, तो दूसरे दिन उसका पेट दर्द होता था। इसी का फायदा लेकर मीरा अपने प्लान की शुरुआत करती है और जोर से, अरे राकेश जी, मैं तो आप सबको बताना ही भूल गई थी कि मैं अपनी माँ के घर से आते वक्त मुझे एक सिद्ध पुरुष मिले थे और उन्होंने मुझे आशीष के तौर पर कुछ दाने दिए थे और कहा था
कि ये दाने अपने मुर्गियों को खिलाना, ताकि अगर गलती से भी कोई तुम्हारी मुर्गी चुरा कर खा ले तो उसे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा और वो शायद। मीरा की सारी बातें हर रोज की तरह अमर ने आज भी सुन ली। अब उसे लगने लगा, अरे अगर सच में मीरा बोल रही है वैसा ही हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि मीरा ने सच में कल आते ही दाने डाले थे मुर्गियों को। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? मेरा तो सच में पेट दर्द हो रहा है, क्या करूं? अमर की ये घबराहट देखकर मीरा को पूरा विश्वास हो चुका था कि अमर ने ही उसकी मुर्गियां चुराई है। अब राकेश अमर के पास जाकर, अरे अमर, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ हुआ है क्या? राकेश को देखते ही अमर का दर्द बहुत बढ़ जाता है। वो अब जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरा पेट आ। तभी मीरा वहाँ आ जाती है। मीरा को देख अमर का पेट दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा सोच रहा था कि उसे लगने लगा था कि अब वो सच में ही मर जाएगा। तभी मीरा, अरे भाई साहब, अभी तो आप ठीक थे, क्या हुआ? मीरा की बात सुनकर अमर, भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, कृपा करो मुझे माफ कर दो। मैंने ही आपकी मुर्गियां चुराई थी, मुझे कुछ तो दो, मेरा पेट दर्द रुक जाए। प्लीज भाभी जी मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे बचा लो। मीरा घर के अंदर जाती है और एक लड्डू लेकर आती है और अमर को खाने के लिए देती है। जैसे ही अमर लड्डू खा लेता है उसे ठीक लगने लगता है। तभी मीरा, भाई साहब, आपने अभी अभी जो लड्डू खाया वो मुझे एक सिद्ध पुरुष ने दिया था और उन्होंने कहा था कि ये लड्डू जो भी खाए उसका दर्द तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और साथ ही वो मेहनत भी करने लगेगा। अमर ने मीरा की बातों पर इतना ज्यादा विश्वास किया कि मीरा जो बोल रही है वही सब सच है। मीरा ने भी उसका भ्रम वैसे ही रहने दिया, ताकि आगे से उसकी मुर्गियां कभी चोरी ना हो और ना ही कोई और चुरा पाए। मीरा ने अपने बुद्धि के दम पर और अमर के डर से उसे बीमार बना दिया था। अब अमर को भी पता चल चुका था कि चोरी करना गलत बात है। साथ ही अब वो मेहनत करके अपना पेट भरने लगा और दूसरी ओर मीरा अपने पति और सास ससुर के साथ बड़े खुशी खुशी रहने लगी थी, अपना व्यापार बढ़ाने लगी थी।